तो आइए दोस्तों, आज जो है हम जो टीजीटी का पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में ईएमआरएस का, उसका जो जनरल हिंदी का पोर्शन है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि हमारा जो 21 तारीख को एग्जामिनेशन होने वाला है नॉन टीचिंग का, उसमें जो होता है जैसे यहाँ तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है टीजीटी में, 10 नंबर हिंदी का है, 10 नंबर इंग्लिश का है और 10 नंबर रीजनल का है। लेकिन हमारा जो 21 का मेन पेपर है जो नॉन टीचिंग वाले बच्चों का है, उसमें आप लोगों को इसमें बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि अब ये गद्यांश नहीं पूछे हैं, ना टीजीटी में पूछा, ना पीजीटी में पूछा, ना अकाउंटेंट में पूछा, ना प्रिंसिपल में पूछा। लेकिन अगर आप लोगों ने जो हमने जो है 2023 वाला जो क्वेश्चन हुआ था जो जनरल हिंदी था, उसमें हमने देखा था तो सब में गद्यांश पूछे गए थे। इस बार गद्यांश पूरी तरह से गायब है क्वेश्चन पेपर में से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो 10 क्वेश्चन है ये जनरल हिंदी का है, तो इसमें हमें सबको देखना है, सारा चीज़ देखना है। तो 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी का हम लोग देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रीजनल हिंदी भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, मतलब किसकी बर्तनी शुद्ध है ये देखना। उद्देश्य दिया हुआ है, उद्देश्य 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 उद्देश्य। तो कौन सी उद्देश्य का सही बर्तनी हम सभी जानते हैं, उ आधा दा, दापा एक मात्रा, आधा सा या। तो ये जो पहला ऑप्शन है उद्देश्य की, यही सही बर्तनी है, बाकी सब गलत है, सारी बर्तनी गलत है। तो बर्तनी से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप थोड़ा सा बर्तनी जितने भी है शुद्ध अशुद्ध बर्तनी का एक पूरा आता है हर किताब में, लूसेंट में भी मिल जाएगा, नालंदा पब्लिकेशन में भी मिल जाएगा। तो आप इसको पढ़ के जाइएगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा। मतलब ये इतना भी बड़ा नहीं है कि उद्देश्य का आपको मतलब ना पता हो, मतलब सबको लगभग ऑलमोस्ट सबको आना चाहिए। अब यहाँ दिया है ये क्वेश्चन थोड़ा सा दे दिया गया है, विराम चिन्ह से संबंधित है कि भाई सुरभि बहुत ही शांत सरल और कोमल स्वभाव वाली है। ये पूरा वाक्य है। उपयुक्त वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्हों का चयन कीजिए। विराम चिन्हों का इसमें कहाँ कहाँ विराम चिन्ह लगेगा ये हमें बताना है। तो सुरभि शांत, बहुत ही शांत, शांत के बाद यहाँ कामा होना चाहिए कि भाई शांत सरल और कोमल स्वभाव वाली है, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए। कोई क्वेश्चन तो है नहीं, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं ना, तो विस्मादिबोधक होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा एक जो होता है सेंटेंस है जिसमें एक जगह कामा लगेगा और एक लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये भी नहीं चाहिए। विस्मयादिबोधक कहीं नहीं लगा हुआ है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जा रहा, तो ये आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे जो होता है शांत के बाद जो होता है एक कामा लगेगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा या पूर्ण विराम लगेगा। तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। तो हमने विराम चिन्ह भी देख लिया। अब यहाँ पे समुद्र पूछ लिया, हमने कहा ना समुद्र हो गया, बादल हो गया, गाय हो गया, फूल हो गया, शेर हो गया। ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी बार बार पर्यायवाची पूछी जा रही है। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा ये पूछा जा रहा है, रत्नाकर, दिनकर, फणधर या फिर जलधर। तो जो हम सभी जानते हैं भाई रत्नों को धारण करने वाला वो कौन है, जहाँ से रत्न मिलते हैं वो है रत्नाकर, यानी समुद्र यानी सागर। तो सही पर्यायवाची तो रत्नाकर हो गया। दिनकर का मतलब होता है सूर्य, सूर्य। और फणधर का मतलब होता है सांप, फण जिसके पास होता है, या भगवान शिव को भी कहा जाता है फणधर, यानी फण को या फन को धारण करने वाला सांप है। जलधर, जलधर मतलब जल को धारण करने वाला यानी बादल। तो ये भी हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म असंगत है। हमेशा असंगत, विलोमार्थी में तो हमेशा यही पूछ रहा है कि कौन सा असंगत है। लुप्त का स्पष्ट, ह्रास का वृद्धि, हर्ष का विषाद, हार का जीत। तो ये हमें बताना है। लुप्त का स्पष्ट होगा या लुप्त का प्रकट होगा, ये बताइए। जो चीज़ लुप्त हो गई प्रकट होता है, गायब हो गई तो प्रकट होगा। स्पष्ट का मतलब अस्पष्ट होना चाहिए, उसका विलोम क्या होगा, स्पष्ट का है अस्पष्ट, क्लियर है अनक्लियर है, मतलब क्लियर नहीं है अनक्लियर है, मतलब स्पष्ट अस्पष्ट होगा। लुप्त का विलोम शब्द होता है, सही विलोम होता है प्रकट होना। लुप्त हो गया, गायब हो गया, प्रकट मतलब सामने आ गया। हरास मतलब घटना, वृद्धि मतलब बढ़ना, ये भी सही है। हर्ष मतलब खुशी की बात है, विषाद मतलब दुख की बात है, ये भी सही है। हार जीत सही ही है। अगला क्वेश्चन ये दिया गया, यहाँ पे दे दिया कि भाई नीचे दिए गए 3 वाक्यों के लिए एक सरल वाक्य हमें बताना है, एक सही सरल वाक्य बनाना है। तो ये 3 जो है कौन से वाक्य हैं। भारत स्वतंत्र हुआ, पहला वाक्य है। इसके लिए कठिन संघर्ष हुआ, ये भी बात हो गई। चलिए दो हो गए सेंटेंस। तीसरा ये कह रहा है कि यह स्वतंत्रता इसी संघर्ष का फल है, मतलब भारत स्वतंत्र हुआ, इसके लिए कठिन संघर्ष हुआ और यह स्वतंत्रता इसी संघर्ष का फल है। तो हमें इसमें बताना है कि एक हमें सरल सेंटेंस बनाना है, सरल सेंटेंस बनाना है। सरल सेंटेंस में तथा वथा जहाँ पे आ जाए वो नहीं होता है, क्योंकि सिंगल में सिंगल ही होता है, उसमें सरल मतलब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई तथा नहीं, कोई संयोजक नहीं, कोई योजक नहीं, ऐसा कुछ ना हो, सिंपल सा हो। सैनिकों के संघर्ष करने पर भारत स्वतंत्र हुआ, तो सैनिक शब्द कहीं आया ही नहीं है।
तीनों सेंटेंस में आप देखेंगे तो सैनिक तो है ही नहीं, तो इसको हटाइए। भारत स्वतंत्र हुआ क्योंकि, भाई क्योंकि आ गया नहीं होगा, क्योंकि कोई कोई भी योजक आ गया, जुड़ गया, तथा आ गया, या आ गया और आ गया तो वो सरल वाक्य नहीं हो जाता, वो सरल वाक्य नहीं होता। तो क्योंकि आ गया तो ये भी हटा दीजिए। कठिन संघर्ष होने पर ही भारत को स्वतंत्रता मिली, कठिन संघर्ष होने पर ही भारत को स्वतंत्रता मिली, हाँ ये हो सकता है। हम अब दूसरा देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता कठिन संघर्ष का फल है। तो सबसे सही जो है, सबसे सरल ये हो रहा है कि भारत की, इसमें सब कुछ आ जा रहा है, स्वतंत्र हुआ, कठिन संघर्ष हुआ और स्वतंत्रता मिली। तो इसमें भी आ गया कि भारत की स्वतंत्रता, भारत भी आ गया, स्वतंत्रता भी आ गया, कठिन संघर्ष भी आ गया, कठिन संघर्ष भी आ गया, फल हुआ, फल भी आ गया। तो तीनों से मिलके हमने एक नया जो है सरल वाक्य बना लिया। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई, आगे इसमें बढ़ लेते हैं। ये पूछ रहा है कि भाई कम भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या कहोगे, मतलब जो आदमी कम खाना खाता हो उसको अल्पाहारक कहोगे, अल्पाहारित कहोगे, अल्पाहारन कहोगे या अल्पाहारी कहोगे। तो जो कम खाना खाता है उसको हम कहते हैं भाई अल्पाहारी, अल्पाहारी कम खाना खाने वाला। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ये क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा गया है। फिर आ जाइए, आप बात कर लेते हैं कि भाई एक आ गया समास पे संधि तो हो गई, अब समास भी पूछ लिया गया। भाई समास ये पूछ रहा है कि नीलकमल का समास विग्रह क्या होगा। इस बार जो है हमने सब सारे जितने अब तक देखे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं कि भाई इसमें कौन सी संधि है या इसमें कौन सा समास है। संधि में कह रहे हैं कि संधि विच्छेद करिए और समास में कह रहे हैं कि समास विग्रह करिए। तो नीलकमल का सही समास विग्रह क्या होगा। नीला और कमल नहीं, नीला नीला कमल ये तो 100% नहीं होगा, नीला का कमल ये भी कुछ नहीं होगा, नीला कमल मतलब नीला, नील कमल ये तो मिलाना चाहिए इनको, ये मिला होना चाहिए नील कमल। तो नील कमल का भाई क्या होगा सही समास विग्रह, नीला कमल, नीला कमल। वैसे सही समास विग्रह होता है नील कमल का, नीला है जो कमल वो सही समास विग्रह होता है, लेकिन इन्होंने यही दिया है कि नीला कमल। तो उस नील कमल का सही समास विग्रह होता है नीला कमल, नीला कमल। और ये कौन सी समास है, कर्मधारय समास है। क्यों, क्योंकि नीला क्या बता रहा है, जहाँ पे लाल पीला नीला टीला आ जाए, मतलब कहीं पे भी विशेषता और विशेषण शब्द आ जाए तो उसमें कर्मधारय समास होता है। लाल आ जाए, लाल कमल हो गया, काला नमक हो गया, काला नमक हो गया, काला कीचड़ हो गया, जो भी चीज़ आ गया उसमें कहीं पे कोई एक शब्द विशेषता बताता हो, दूसरा उसकी विशेष हो, तो वो समझ जाइए कि कर्मधारय समास होगा। तो नीलकमल का समास विग्रह होता है नीला कमल। और वैसे पूरा समास का विग्रह होता है नीला है जो कमल, वो होता है। चलिए, नाक कट गया भाई, नाक कटने मुहावरे का, इसका हमें जो होता है किस स्थिति में इसका प्रयोग होता है। नाक कटना, एक होता है नाक कटना, दूसरा होता है नाक काटना। नाक कटना मतलब अपना अपना अपमान हो जाता है, नाक काटना मतलब दूसरे का अपमान कर देना। तो ये हो गया। नाक कटना मतलब किसी व्यक्ति की नाक को चोट लगने पे कहते हैं, नहीं किसी व्यक्ति की नाक से खून बहना नहीं, भाई मुहावरा ही है। मुहावरे में तो अर्थ होता ही नहीं, जो चीज़ वो लिखी होती है। किसी व्यक्ति का अपमान होने पे हम कहते हैं कि भाई उसकी नाक कट गई। अगर आप फेल हो जाएं हम लोग तो हमसे कहेंगे यार नाक कट गई, इतना परिश्रम किए लेकिन फेल हो गए, नाक कट गई सबके सामने। किसी व्यक्ति का बीमार होना कोई मतलब नहीं है, तो नाक कटने का मतलब होगा कि अपमान हो गया। नाक काटना मतलब किसी को अपमानित कर देना। फिर एक और दे दिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द फिर दे दिया कि सप्ताह में एक बार किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं, या सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाले को क्या कहते हैं। एक सप्ताह में होने वाला क्या होता है, साप्ताहिक होता है। मासिक एक माह में होने वाला, साप्ताहिक एक सप्ताह में होने वाला, वार्षिक एक साल में होने वाला, पाक्षिक 15 दिन पे होने वाला। तो सही आंसर हो गया साप्ताहिक कार्य। फिर आ गया भाई अंतिम क्वेश्चन है आज का जनरल हिंदी का कि नरेंद्र का, आपको नरेंद्र का संधि विच्छेद, हमने कहा ना कि इस बार डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं कि कौन सा संधि होगा कौन सा समास होगा, संधि का संधि विच्छेद करवा रहे हैं और समास का समास विग्रह कह रहे हैं। तो नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नरेंद्र मोदी नहीं भाई, नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नरधन इंद्र, नरधन बड़ी से इंद्र, नरधन इंद्र या फिर नरे धन इंद्र। तो सही जो होता है सही संधि विच्छेद होगा नरधन इंद्र, नरधन इंद्र। कौन सा इसमें समास बैठ रहा है, तो स्वर संधि, कौन मतलब समास कह रहा हूँ, कौन सी संधि है। तो नर में रा में कौन सी मात्रा है, छोटा आ की मात्रा है। इंद्र में कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है। आ और ई जब मिलते हैं तो ए हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हो गया नरेंद्र, ए की मात्रा लग गई, नरेंद्र नर रे पे ए की मात्रा लग गई। ये गुण संधि है, स्वर संधि में ही एक टाइप है गुण संधि। तो ये गुण संधि का एग्जाम्पल है नरेंद्र। तो ये हमने जनरल हिंदी का पेपर जो होता है सॉल्व कर लिया है। अभी हम थोड़े ही समय में आपको रीजनल हिंदी का भी सेक्शन आपको सॉल्व करवा देंगे।